मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चांदनी साहू। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष योगेश यादव जी। योगेश यादव जी, आपका जिला अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप जिला अध्यक्ष बनने के बाद आपका सबसे पहले विज़न क्या होगा? सर्वप्रथम तो मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझको इतने बड़े ज़िले की जिम्मेदारी सौंपी। और सेकेंड जी, रही बात विज़न की, तो सर्वप्रथम मुझे समाजवादी पार्टी को अपनी कमेटी गठित करके और पार्टी को मुझको एकदम ब्लॉक और सेक्टर स्तर और देहात स्तर तक मजबूत करने का मुझको ये उद्देश्य है। अब 2022 में सरकार बनवाना है। जी, प्रयागराज में बहुत सारे गुट हैं, जैसे इंद्रजीत सरोज जी का गुट है, रेवती रमण जी का गुट है। तो आप इन सभी को एक साथ ले जाने में किस प्रकार की चुनौती का सामना करेंगे? ये तो आपकी अपनी उपज है कि इंद्रजीत सरोज का गुट है, रेवती रमण जी का गुट है। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सारे लोग समाजवादी हैं। सब लोग 2022 के मिशन में लगे हुए हैं। सारे लोग यही प्रयासरत हैं कि मैक्सिमम विधायक हमारे यहाँ से जीतें इलाहाबाद जिले से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। जी, पिछले चुनाव में प्रयागराज में 12 विधानसभा सीट है, तो उसमें सिर्फ करछना ही जीत पाई थी। तो 2022 के लिए आपका क्या है, आपका प्लान क्या है 2022 के लिए? 2022 का प्लान अपना यही है कि जो पुरानी जो गलतियां हुई थी उसको हम लोग सुधार करेंगे, कमेटियों को दुरुस्त करेंगे, काम करने वाले लोगों को रखेंगे, जिससे कि पार्टी मजबूत हो, जो हमारा वोट है वो हमारा संगठित हो, और सभी हमारे हर समाज के लोगों को, सर्व समाज को लेकर के हम लोग चलेंगे। और 2022 में हम यहाँ से अधिकांश सीटें जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालने का काम करेंगे। और शहर उत्तरी और 12 जो है विधानसभा क्षेत्र, वो सबसे सपा का कमज़ोर क्षेत्र है। तो आप 2022 के लिए इसके क्या प्लान होंगे? क्या आप क्या काम करेंगे जो मतलब मजबूत बन सके? नहीं, ये आप में तो उत्तरी के बारे में अगर मैं कहूँगा तो उत्तरी में तो आप लोकसभा का रिकॉर्ड देख लीजिए। हम लोग लगभग 30,000 से ज़्यादा वोट पाए उत्तरी में। इससे पहले हम यहाँ पे 6-7 हज़ार वोट आप पाया करते थे, लेकिन अब हमारा यहाँ पे बहुत ग्राफ बढ़ा है। हम लगभग पिछले लोकसभा में 30,000 से 35,000 वोट करीब पाए। और रही बात 12 विधानसभा का, आप पुराने आंकड़ों के हिसाब से बात करें, वहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो गया था विधानसभा में कि कांग्रेस लड़ेगी कि सपा लड़ेगी। अब वो निर्णय होने में इतना विलम्ब हो गया कि जिसकी वजह से हमारा मतदाता टोटली कन्फ्यूज हो गया और दोनों लोग ही लड़ गए, जिसकी वजह से दिक्कत आ गई हमारे यहाँ पे। तो 2022 में प्रत्याशी का चयन कैसे करेंगे? नए चेहरे होंगे या पुराने चेहरे को ही मौका मिलेगा? ये पूरा अधिकार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भेजेंगे, जिस चेहरे को भेजेंगे, हम लोग उसको क्या नाम से यहाँ पे जिता करके उनको भेजेंगे। आप हंडिया विधानसभा के रहने वाले हैं, तो 2022 में क्या आप हंडिया से ही चुनाव लड़ेंगे? ना, संगठन के हम हैं। और आपको अगर मेरे बारे में जानकारी नहीं थी, मैं बता दूं, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने सिर्फ और सिर्फ संगठन को मजबूत करने का कार्य किया है। इसके अलावा मेरा कोई कार्य नहीं रहा। मैंने कोई फील्ड नहीं बनाई है, मुझे कहीं से चुनाव नहीं लड़ना है, और मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टी को मजबूत करूंगा, जिससे कि हमारी पार्टी सत्ता में आए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 2022 में अगर दल बदल होता है तो आप दूसरे दल को मौका देंगे या अपने ही प्रत्याशी को मौका देंगे? ये निर्णय मैंने फिर कहा कि दल बदल, यानी अगर गठबंधन की, आई थिंक दल बदल नहीं, गठबंधन की आप बात कर रही हैं, तो गठबंधन तो राष्ट्रीय स्तर पे होगा, प्रदेश स्तर पे होगा, उसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। उसमें हमारा लोग का कोई योगदान नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा उसका स्वागत होगा। आपने संदीप पटेल जी को महासचिव बना दिया है जी। तो जबकि उनके दावेदारी विधानसभा से थी, कहीं वह दूसरे विकल्प को मौका देने के लिए तो नहीं आपने ऐसा नहीं किया ऐसा नहीं है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, और हमारा भी निर्णय उसमें था कि वो महासचिव बन के काम करें, और हमारा जो परंपरागत वोट है उसको हम लोग जोड़ सकें। संदीप पटेल जी काफ़ी मेहनती और अनुभवी आदमी हैं, इस वजह से उनको बनाया गया है। प्रयागराज के स्थानीय मुद्दे क्या होंगे जिसको आप 2022 में आगे ला सकेंगे, जिससे चुनाव लड़ सकेंगे? जी, प्रयागराज में तो यहाँ के तो तमाम लोकल मुद्दे हैं यही कि आपको यहाँ पे देख लीजिए कि कितना आपका भ्रष्टाचार बैठा हुआ है,
कोरोना महामारी चल रही है, एक भी पैसे का यहाँ पे किसी का न टेस्टिंग हो रही है, न ही इलाज हो रहा है। स्वरूप रानी अस्पताल में एक आपका वार्ड बना हुआ कोरोना वार्ड, वहाँ पर भी एक हमारे जानने वाले एडमिट थे, उन्होंने फ़ोन किया हमको, कहा रात में यहाँ पे कुत्ते टहल रहे थे और 20 बार चिल्लाने के बाद भी कोई उनको अटेंड करने वाला नहीं है। और हम ये आपको फैक्ट बता रहे हैं, जितनी भी कोरोना से मौतें हो रही हैं, अगर इनका अच्छे से इलाज सरकार करे, सीएमओ साहब और डीएम साहब अगर इसको देख करके बढ़िया से करें, तो हमारे ख्याल से ये मौतों का प्रतिशत कम हो जाएगा। जी, 2022 की राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? क्या राजनीति में बदलाव होगा? इसके बारे में आप क्या कहेंगे 2022 की राजनीति के? नहीं, ऑब्वियसली बदलाव होगा। बदलाव तो यही होगा कि भाजपा के नाम से यहाँ से हटेगी, सपा की सरकार बनेगी, यही सबसे बड़ा बदलाव होगा। तो आपको लगता है कि 2022 में गठबंधन की ज़रूरत पड़ेगी? तो मुझे तो नहीं होता। हम लोग 300 से ज़्यादा सीटें पूरे प्रदेश में जीतेंगे। हम लोग का टारगेट पूरा 300 से ज़्यादा सीटों को लेकर चलने का है। आपको नहीं लगता है कि चुनाव का जो विकास का मुद्दा है वो दब गया है? विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, तो क्या विकास का मुद्दा चुनाव का मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, विकास का मुद्दा, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाता है। विकास हम लोगों ने किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना विकास किया, कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप दिया, आपके बच्चों को साइकिल दी, रोडें बनवाई, तमाम हाईवेज जो आज आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इस तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बनवाई, 5-5, 6-6 मेडिकल कॉलेजेस बनवाए। किसने बनवाए? सारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में बनवाए। ये विकास के मुद्दे तो रहेंगे। आज जनता चिल्ला रही है, क्या मिल रहा है जनता को? 21 साल की सरकार हो गई, 3 साल की सरकार हो गई, और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र भी उनका है, प्रदेश भी उनका है, फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो फंड कहाँ जा रहा है? कोई भी एक भी आपने अस्पताल देखा है 3 सालों में? कोई उद्घाटन होते आपने देखा है कोई अस्पताल का? आप मीडिया जगत से हैं, आपको पास तो एक एक चीज़ की खबर रहती है। कोई यूनिवर्सिटी बनते हुए आपने सुना पूरे प्रदेश में? आप बताने नहीं, मैं आपसे उल्टा प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ। अगर आप उत्तर इसका दे दें कि एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी मेडिकल कॉलेज या एक भी कोई बड़ा काम इन लोगों ने किया हो, वही पुराने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री काल में किए थे, उसी का फीता काट रहे हैं सब। जी, हम तो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। आप कि पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करती, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। जी जी, तो चौथे स्तंभ के नाते आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी। क्यों? आप अगर इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं, एक भी आप बता दीजिए। चलिए, मैं ही प्रश्न एक पूछ रहा हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए। लेकिन विपक्ष के रूप में हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि, हम किसी पार्टी की तरफ से या विपक्ष के रूप में, यानी आप सत्ता पक्ष का साथ ले रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं, हम विपक्ष के रूप से आपसे सवाल जानना चाहेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपका जवाब जानना चाहेंगे। यहाँ पे क्या क्या हालात हैं, कितनी रोडें बनी, लाइट की क्या व्यवस्था है, इस वक्त धान की खेती हो रही है, खाद के लिए त्राहिमाम मचा है, खाद ब्लैक हो रही है, किसानों को मारा जा रहा है, लाठियां चल रही हैं। किसी भी मुद्दे पे आप बात करिए। अभी देखिए, हमारे छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष, लोहिया वानी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष, तो किस तरीके से लखनऊ में बेरहमी से मारा। आताताई सरकार है क्या? लोकतंत्र में हम क्या नाम से किसी का लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीयन तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से क्या हम विरोध भी नहीं कर सकते? हमें ये अधिकार तो हमें तो हमारे संविधान ने दिया है। लेकिन ये योगी सरकार तो सीधे सीधे एकदम वही ठोको राजनीति में चल रही है कि मेरे खिलाफ कोई आदमी आवाज उठा ही नहीं सकता है। तो 2022 में आपके क्या क्या चुनावी मुद्दे होंगे? ये जितना मैंने बताया, तमाम मुद्दे हैं। किसानों को फसल नहीं मिल रही है, सिंचाई व्यवस्था चरमराई भई है। ये तो कहिए बारिश भगवान की दया से कुछ अच्छी हो गई, इसलिए काम भर का धान चल रहा है, अदरवाइज अब तक तो धान पीले पड़ गए होते। ये हालत थी। और आप अभी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं, तो आप पार्टी को और प्रयागराज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने प्रयागराज की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मैं बना हूँ, मैं पूरी यहाँ पे जितनी भी समस्या है मैं उसका समाधान करवाने का प्रयास करूँगा। मैं उसमें उन लोगों के जितने भी यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उसको उजागर करूँगा। तहसील स्तर से लेकर हर जगह मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा और एक अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास करवाऊँगा। आपका हमारे टॉक शो में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के नए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष योगेश यादव जी। योगेश यादव जी ने बताया कि वो 2022 में किन किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे। तब आगे भी आपको ऐसी जनप्रतिनिधि से मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।